के फॉर्म में ना इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा लंबे समय तक उसको पकाएं ना, क्योंकि उससे उसका विटामिन और मिनरल कंटेंट कम हो जाता है। अगर हम B12 की बात करें तो वो खास तौर पे नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्सेज से मिलता है, तो अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमें उसके लिए सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। हेल्दी ईटिंग पैटर्न वो होगा जो हमारे रूटीन में हमारे लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन जाए, जहां पर हम माई प्लेट की मदद से सभी प्रकार के फूड ग्रुप्स को अपनी लाइफ में फ्रीक्वेंसी के साथ हैबिचुअली शामिल करें। ऐसा नहीं है कि मैंने नाश्ता बहुत अच्छा किया है तो मेरे पास लाइसेंस हो जाता है कि मैं डिनर और लंच जंक खा सकूं, ऐसा नहीं है। हमें कोशिश करनी है कि हमारी हर मील, जो कि एक अपॉर्चुनिटी है फीस्टिंग और फास्टिंग की, उसे हम बैलेंस के साथ डिजीज फाइट करने के लिए इस्तेमाल करें। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि थोड़ा रूटीन रखिए कि आप अगर दिन में 3 बार खाना खाते हैं तो 3 टाइम बैलेंस्ड मील्स लीजिए, बाकी 2 समय आप हाइड्रेशन पे फोकस करिए, जिससे कि आपकी बॉडी को भी रेस्ट मिले, आपकी बॉडी भी मेटाबॉलिज्म एफिशिएंटली कर पाए। थोड़ा गैप दीजिए शरीर को रिजुविनेट होने के लिए, असिमिलेशन के लिए। तो कई कॉन्सेप्ट्स होते हैं फास्टिंग के, इंटरमिटेंट फास्टिंग, एकादशी का फास्टिंग। रूटीन तौर पे जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक खाना खाएं, वो हमारी ईटिंग विंडो होगी। और रात को 8 बजे से अगले दिन सुबह तक हम खाली पेट रहें, जिससे कि हमारा शरीर उन सभी एक्स्ट्रा मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो हमने खाए हैं उनको ठीक से यूटिलाइज कर पाए। सही समय पर सही चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में तरह तरह की डाइट्स हैं, अगर हम हर 100 मीटर पे देखें तो कहीं ना कहीं ईटिंग पैटर्न्स चेंज होते हैं। हमारा खाना बहुत पौष्टिक और हेल्दी है अगर हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से खाएं। सही मात्रा में हम मिलेट्स का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें, फल सब्जियों का इस्तेमाल करें, तो हम आसानी से अपने लाइफस्टाइल को रेगुलेट कर सकते हैं। अर्बनाइजेशन के चलते जो हम इतना प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड अब इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें उस पर लिमिट लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी लाइफस्टाइल को खराब कर रहे हैं। साथ ही हमें जो खाया है उसको पचाना है, तो हमें फिजिकली एक्टिव रहना है, चुस्त तंदुरुस्त रहना है। तो समय निकालकर आप जरूर एक्सरसाइज करें और समय पर सोएं। नींद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, वही 2 चॉइसेस मैंने आपको दिखाई हैं, अगर हर बार हम टेस्ट के हिसाब से जंक फूड खाते हैं जो कि एडिक्टिव है, हमें बहुत एडिक्शन के साथ पसंद आता है, तो वो कहीं ना कहीं हमें हर बार डिजीज को फीड करने की चांसेस दे रहा है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यही हमें आयुर्वेदा भी समझाता है कि किस तरह से हमें हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। जी दोस्तों, देखिए ये चैप्टर 3 और चैप्टर 4, इसमें हम ये समझेंगे कि क्यों जरूरी है डाइटेटिक्स, मॉडर्न डाइटेटिक्स के विषय में जानना, आयुर्वेदिक डाइटेटिक्स के विषय में जानना, दोनों का मिश्रण इंटीग्रेटेड डाइटेटिक्स, जो कि यही फ्यूचर है आने वाले समय में, इंटीग्रेटेड डाइटेटिक्स, इसके विषय में जानना क्यों जरूरी है, क्यों हम इतना फोकस कर रहे हैं, नियमों का पालन करना क्यों क्यों हम फोकस कर रहे हैं कि 5 मील्स, 3 टाइम सब्जियां, 2 टाइम फल, क्यों हम फोकस कर रहे हैं कि हाइड्रेशन करना, क्यों हम फोकस कर रहे हैं आयरन, जिंक, सिलेनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, नियमों का पालन क्यों, ये जानना जरूरी है, क्योंकि इससे हम एक स्वस्थ जीवन और लंबा जीवन प्राप्त कर सकते हैं, जिसको कहते हैं दीर्घायु एंड स्वस्थ आयु। तो जैसा मैंने आपसे कहा दोस्तों, हर चीज, सृष्टि, ब्रह्मांड, हर चीज नियमों से बंधी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलती है। इसी प्रकार से हम भी प्रकृति के नियमों से बंधे हैं। प्रकृति के नियमों का पालन करना आवश्यक है, अन्यथा
हम नाना प्रकार के, विविध प्रकार के रोगों से ग्रसित होंगे और जीवन छोटा होगा और कष्टदायक होगा। तो वो नियम क्या है? हमने समझा था आहार के नियम। इसी प्रकार से आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। स्वस्थ पुरुष के, स्वस्थ इंसान के स्वास्थ्य की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ ए हेल्दी पर्सन, ये प्रयोजन है आयुर्वेद का। दैट मीन्स अवॉइडिंग द डिजीजेस, बीमारियां ना हो, ये इंश्योर करता है आयुर्वेद और सृष्टि, प्रकृति के नियम। इसके साथ साथ है आतुरस्य विकार प्रशमनम, बीमार आदमी की बीमारियों को दूर करना। तो स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना, डिजीज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बाय फॉलोइंग द रेजिमेंट्स, नियम ऑफ आहार, खाने भोजन के नियम, दिनचर्या, डेली रेजिमेंट, डेली नियम, जो रूटीन के नियम फॉलो करना, रात्रिचर्या, रात के नियम, निद्राचर्या, नींद के जो नियम, ऋतुचर्या, सीजन के अनुसार भोजन करना, सीजन के अनुसार अपना रहन सहन, खान पान, इन चीजों को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम स्वतः ही स्वस्थ, लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसका लॉजिक समझाऊंगा मैं आपको चैप्टर 4 में, क्यों जरूरी है। वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ये क्यों जरूरी है, ये चैप्टर 4 में आपको बताऊंगा, फिर भी थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूं। क्योंकि सर्वे रोगाणाम सूत्राम उदराणी च, सारे रोग पेट से पैदा होते हैं। यह आयुर्वेद का सिद्धांत 6000 साल पहले लिखा गया था। आज उसको एक शब्द और जोड़ देते हैं, सर्वे रोगाणाम मनोदराणी च, सारे रोग मन और पेट से पैदा होते हैं। रोग कहां से आएंगे? जो आगंतुक रोग होते हैं, जो निज रोग होते हैं, अंदर से जो रोग पैदा होते हैं, कैसे पैदा होंगे? सोचिए, लॉजिक। कोई तो सोर्स होगा ना रोग उत्पन्न करने का। वो सोर्स है हम जो खाते पीते हैं, जो दिमाग से खाते पीते हैं, जो शरीर से, जो आपका मुंह से खाते पीते हैं। तो ये हम चैप्टर 4 में और विस्तार से समझेंगे। पहले दोस्तों समझते हैं दिनचर्या, सीजन, डे, रोजाना, डेली के नियम क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे हमारा पाचन का सीधा सीधा संबंध है। आयुर्वेद कहता है कि आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, सुबह उठें ब्रह्मा मुहूर्त, सूर्य उदय होने से 1.5-2 घंटा पहले, क्योंकि वो काल बिल्कुल शुद्ध काल होता है, हवा बिल्कुल शुद्ध होती है। उस समय आप नित्य कर्म करके, मलमूत्र का त्याग करके, अगर बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं तो पढ़ेंगे, तो ब्रह्मा जी का काल है, जीवन भर नहीं भूलेंगे। और बाकी जो है वो अपनी दिन की पूरी प्लानिंग कर सकते हैं और अपना व्यायाम, शरीर का ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों आपको पता है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। आज के टाइम में हम लोग उठते हैं, हम लोग मतलब भारतीय जो आज की जो पीढ़ी है, 10:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे सुबह उठते हैं। उस समय तक जो दुनिया में सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपना आधा से ज्यादा काम कर चुके होते हैं। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को बायोग्राफी, उसकी जीवन को स्टडी करने वाली किताबें उनको उठाइए और उसको पढ़िए। जिस समय हम उठ रहे होते हैं 10, 10:30 बजे, उस समय तक वो अपना आधा कार्य कर चुके होते हैं, तभी वो सक्सेसफुल होते हैं। दिन नियमों का पालन करते हैं वो। सुंदर पिचाई, गूगल का जो सीईओ है, खड़े होके काम करता है, बैठता नहीं है बिल्कुल भी, कभी भी नहीं बैठता, वो खड़े होके ही काम करता है, खड़े होके ही लेक्चर देता है, खड़े होके ही मीटिंग करता है। सुबह उठता है 4 बजे। जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, क्योंकि वो नियम का पालन करते हैं, इसीलिए वो सक्सेसफुल है।
तो आयुर्वेद कहता है ब्रह्मा मुहूर्त में उठो, उसके बाद नित्य कर्म शौच विधि, प्रॉपर मल मूत्र का त्याग करना आवश्यक है। बच्चों को हैबिट फॉर्मेशन डालिए। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, लोग कहते हैं जी बच्चा जो है वो पोटी करता ही नहीं है, तो स्कूल में जाके करता है या स्कूल से वापस आके करता है? क्यों नहीं करता भाई? मेहनत करनी पड़ेगी आपको, पेरेंट्स को सिखाओ, हैबिट डालो उसमें। इवन अडल्ट्स भी आते हैं हमारे पास, कहते हैं जी मैं नाश्ता करता हूं उसके बाद मुझे पोटी आती है। गलत है। आप जाके बैठो, 2 मिनट बैठो, वापस आ जाओ। रोज एक टाइम बना लो कि मुझे जाके बैठना है। एक दिन आएगा जब जरूर आपको इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी टाइमिंग के साथ सेट होगी। दूसरी चीज ये है दोस्तों, जो टॉयलेट है, मल मूत्र का त्याग करने का स्थान है, वो एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। मोबाइल साथ में लेके जाना, वहां बैठ के फेसबुक चलाना, ट्विटर चलाना, एक्सेट्रा चीजें देखनी, न्यूज़पेपर लेके जाना, पॉट के ऊपर बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हो। जो फारिग होने का समय है 2 से 3 मिनट या ज्यादा ज्यादा 5 मिनट, वहां पे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, एक घंटे तक लोग बैठते हैं वहां। 100% रोग बीमारियां होंगी, वो होंगे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, बवासीर, जरूर होंगे। आप इन नियमों का पालन करो, जाओ फारिग होके आ जाओ। नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा चले जाना। फिर आता है दंत धावन, दैट इज ब्रशिंग। नीम का दातुन यूज कर सकते हो, बबूल का दातुन यूज कर सकते हो, करंज का दातुन यूज कर सकते हो, खैर का दातुन यूज कर सकते हो। चबा के उसको अच्छे से दातुन करना है, अच्छे से। मसूड़े मजबूत होंगे, दांतों के जो एनिमल्स हैं वो आपके मजबूत होंगे और कैविटीज नहीं होंगी, क्योंकि पाचन यहाँ से शुरू हो जाता है। जैसे ही भोजन थाली में आता है वहीं से आंखों से देख के ही पाचन शुरू हो जाता है। जब मसूड़े मजबूत होंगे, दांत मजबूत होंगे, तो अच्छे से चबा पाओगे, पाचन अच्छा होगा। चबेगा अच्छे से तो पाचन अच्छा होगा। फिर आता है गंडूश, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गंडूश ऑयल पुलिंग कहते हैं। आधा छोटा चम्मच या 1 छोटा चम्मच तिल का तेल मुंह में रख लो, उसको चलाते रहो जब तक पूरा मुंह थूक से ना भर जाए। जब तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद स्पिट कर दो, थूक दो उसको, गर्म पानी से गरारा कर लो। नित्य गंडूश करने से, रोजाना इस प्रकार ऑयल पुलिंग करने से ओरल हाइजीन परफेक्ट, चेहरे पे तेज, चमक, कांति, ऑरा, लश्चर बहुत अच्छा होगा। आवाज में बुलंद आवाज, क्लैरिटी बहुत अच्छी है। उसी के साथ साथ छोटी वाली अंगुली पे तेल लगा के, नाक में तेल लगा लो, कान में तेल लगा लो। इंद्रिय प्रसादन, इंद्रिय सेंस ऑर्गन्स, आंखों को धो ठंडे पानी से। आंखों में पित्त का स्थान होता है, आलोचक पित्त दिखता है। तो इन इंद्रियों का, इन सेंस ऑर्गन्स का प्रसन्नता, उन्होंने कहा ना हेल्थ की परिभाषा, प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मनस स्वस्थ इति विद्यते। तो उनकी प्रसन्नता के लिए इनकी सफाई होनी जरूरी है। ये है आयुर्वेद में दिनचर्या के नियम। और क्यों जरूरी है, कारण है इसका। दिनचर्या के बाद में आता है ऋतुचर्या, और ऋतुचर्या के साथ में आता है सद्वृत। तो ऋतुचर्या को हम बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं सद्वृत। सद्वृत मीन्स गुड कोड एंड कंडक्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गुड कोड एंड कंडक्ट मतलब आपका समाज के प्रति व्यवहार, समाज के प्रति अप्रोच, उसमें भी नियम है। कहते हैं कठोर वाणी, कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। मृदु वाणी, सॉफ्ट वचन, जिससे दूसरे का मन प्रसन्न हो, वैसा हमें बोलने चाहिए। सूची रखो, साफ एंड क्लीन एंड नीट रखो, क्योंकि आयुर्वेद कहता है, एक युक्ति है, देववाणी, स्वयं श्री हरि विष्णु जी, जिनके साथ लक्ष्मी जी का निवास है, विष्णु जी को लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाती हैं अगर उनके शरीर साफ ना हो, उनके दांतों में मैल फंसा हो, वो प्रॉपरली अगर ड्रेस्ड अप ना हो,
और अगर उनकी वाणी में कठोरता है तो विष्णु जी को और लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाती है। ये इंपॉर्टेंस है सदवृत का, क्योंकि इससे आपका पाचन सीधे सीधे जुड़ा, आपका स्वास्थ्य सीधे सीधे जुड़ा है। आत्मिक प्रसन्नता ये इससे जुड़ी है। अब आते हैं दोस्तों ऋतुचर्या। ऋतुचर्या मतलब सीजन के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से हमें क्या हमारा आचरण होना चाहिए या क्या हमारे डाइट होनी चाहिए। तो आयुर्वेद कहता है कि 12 महीने होते हैं, उसको शुरू के 6 महीने और अंत के 6 महीने, उसको दो भाग में डिवाइड कर दो। जो प्रथम 6 महीने होते हैं जनवरी से लेके जून तक, ये होता है उत्तरायण, मतलब सूरज के नजदीक होती है पृथ्वी। इस समय आदान काल चलता है, आपका शरीर शोषित होता है, आप हवा और सूरज की गर्मी शरीर को शोष लेती है, अग्नि कमजोर होती है, अग्नि मंद होती है। उस समय आपको भोजन करना है सुपाच्य, हल्का भोजन जो प्रकृति ने बना के दिया है। घिया, टिंडा, तोरी, भिंडी, इस तरह की चीजें, तरबूज, खरबूज, छाछ, मतलब पानी वाले फल, आम, इस तरह की चीजों का सेवन करना है ताकि हमारी अग्नि उसको पचा पाए, हमारे शरीर में ठंडक रहे। लेकिन हम चलते हैं नियमों के विरुद्ध। गर्मियों में हम खाते हैं गोभी मटर की सब्जी, आलू शिमला, आलू मटर की सब्जी जो सर्दियों में उगती है। ये प्रकृति विरुद्ध है। इसी प्रकार आते हैं साल के दूसरे 6 महीने, उसको कहते हैं विसर्ग काल, जिसमें सूरज, जो पृथ्वी होती है वो चंद्रमा के नजदीक सूरज से दूर होती है, उसको बोलते हैं दक्षिणायन। दिन छोटे होने लगते हैं इसमें। यहाँ पर आपकी अग्नि बहुत प्रबल होती है। उस समय हम अच्छा भोजन करते हैं, पौष्टिक भोजन। गर्मियों में, सर्दियों में खाते हैं ना पंजीरी, लड्डू, नट्स, क्योंकि हमारी अग्नि अच्छी होती है। तो उस समय हमें अच्छा भोजन करना चाहिए, अच्छी मात्रा में। ऐसा नहीं करना है कि वजन कम करना है तो क्रैश डाइट कर लूं, बिल्कुल ना भोजन करूं। उसको कहते हैं हीन मात्रम तू बल न उपचय ओजसे, मतलब कम मात्रा में भोजन करना या न के बराबर भोजन करने से बल, शक्ति, ऊर्जा, कांति, चुस्ती, फुर्ती, साथ में नरिशमेंट एंड ओजस, तेज, लश्चर, कांति, ऑरा, वो खत्म हो जाता है। इसीलिए कभी भी क्रैश डाइट, ड्रास्टिकली वजन कम करने के लिए डाइट को बंद करना या न लेना, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो दोस्तों आयुर्वेद कहता है कि आपको सिर्फ भोजन क्या करना है ये आयुर्वेद नहीं बताता है। आयुर्वेद कहता है कि भोजन के नियम, उसके रस कैसे हैं, 6 रसों का पालन करना, 6 रसों का सेवन करना, उसकी तासीर कैसी है, वो गर्म तासीर का है, वो ठंडी तासीर का है, वो हल्का है, वो भारी है, वो पचने में मुश्किल है, वो पचने में आसान है। ये सारी चीजों का दिन के समय, दोपहर के समय कैसा भोजन हो, सुबह कैसा हो, शाम का कैसा हो, ऋतुओं के हिसाब से नियमों का पालन करते हुए गर्म भोजन हो, उसमें चिकनाहट होनी चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी नहीं खाना, बहुत आराम आराम से भी नहीं, एकाग्रचित, तन मनाहा, एक समय में एक ही काम करना। ये सारे चीजों का हम पालन करेंगे तो हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, और डाइजेशन अच्छा होगा तो हमारा पोषण, उससे जो न्यूट्रिशन है वो हम अब्सॉर्ब कर पाएंगे। और डाइजेशन अच्छा ना हो उससे रोग होते हैं, अजीर्ण, इनडाइजेशन से रोग होते हैं, वो हम चैप्टर 4 में समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों देखते हैं हमारे जो दोष है वात, पित्त और कफ, उनके अनुसार क्या, किस तरह का भोजन होना चाहिए। वात डोमिनेंट, जिनके शरीर में वात की प्रधानता है या जो वात प्रकृति के होते हैं, उनको मधुर, अम्ल और लवण रस का सेवन ज्यादा करना चाहिए। सारे 6 रसों का सेवन होना चाहिए, लेकिन मधुर, अम्ल और लवण रस का सेवन ज्यादा करें। और गर्म तासीर की चीजें, क्योंकि हवा का ठंडक होती है तो उसके ऑपोजिट में गर्म तासीर की चीज का सेवन करें। पित्त, पित्त डोमिनेंट या पित्त प्रकृति, पित्त मतलब गर्मी, हीट, आग, अग्नि, उसके ऑपोजिट वाले
गुणों का सेवन करना चाहिए, ठंडी तासीर का, जैसे पुदीना, पुदीना का पानी, धनिया का पानी, आम पन्ना, तरबूज, खरबूज, अनार, छाछ और मीठा मतलब मधुर, तिक्त और कषाय रस का सेवन करें, क्योंकि ये ठंडक देते हैं। कफ डोमिनेंट, कफ प्रकृति वाले, उनको गर्म तासीर, थर्मोजेनिक, जिससे हीट जनरेट होती है शरीर में, उस तरह के आहार का या रसों का सेवन करना चाहिए। कटु तिक्त कषाय, जैसे काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, गरम मसाले, चाट मसाले, कुछ इस तरह की चीजों का सेवन, एंड जिसकी तासीर गर्म हो, ताकि कफ का विलयन हो, कफ का शमन हो। तो ये दोषों के अनुसार भी हमें भोजन की कल्पना, भोजन का विचार करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों, ये हमने समझा था कि आयुर्वेद में और मॉडर्न डायटेटिक्स आजकल सभी चीजें मतलब दोनों ही एक ही चीज कहते हैं, सेम चीज कहते हैं कि हमें होलसम फूड लेना चाहिए, संपूर्ण ग्रेन, होलसम। प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, जिसमें कि बहुत ज्यादा एडिटिव्स, बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स, बहुत ज्यादा रिफाइंड चीजें, इनको अवॉइड करो। इससे आपकी आंतों में एसिडिक स्लज बनता है, एसिडिक कीचड़ बनता है, जो आंतों को नुकसान पहुंचाता है, रोगों का मूल कारण। चैप्टर 4 में इसको बताऊंगा और विस्तार से। उनका सेवन करो जो होलसम हो, ग्रेन्स है, फल है, सब्जियां है, दूध है, रोटी सब्जी, दाल चावल, फल सब्जी, दूध, दही, इनका ज्यादा सेवन करो, जो कि हमारा इंडियन फूड है, भारतीय फूड, इंडियन कल्चर, इंडियन कुजीन। पैकेज चीजों को अवॉइड करो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर रहे हैं कि हमें कहाँ चैलेंजेस आते हैं एक डाइट को फॉलो करने में। हम सभी को वेकेशंस पे जाने का बहुत शौक होता है और वहीं पे सबसे ज्यादा हमारे रूटीन की बदपरहेजी होती है। खास तौर पे स्टार्ट होता है जब हमारा ट्रैवल शुरू होता है, हम एयरपोर्ट तक जाते हैं, फिर फ्लाइट लेते हैं। उस दौरान ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने शरीर को सफर कराने की या राइट तरीके से अपने वेकेशन को एंजॉय करने की। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा प्लान करें कि ट्रैवल फूड कैसा होना चाहिए, तो हम काफी हद तक अपने माइग्रेन्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो फटीग हमारे ट्रैवल में आती है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह का जो ट्रैवल है, ऑल्टीट्यूड चेंजेस हैं या स्ट्रेस है, वो हम मिटिगेट कर सकते हैं अगर हम अपने शरीर को नियमित रूप से एनर्जी देते रहें, थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट्स का ध्यान रखें और थोड़ा ध्यान रखें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। तो सबसे आसान तरीका है इस सभी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का कि हम नट्स कैरी करें। नट्स एक बहुत अच्छा तरीका है जो कि हमारे सटाइटी को भी फुलफिल करेगा, हमें सही तरह के न्यूट्रिएंट्स देगा, एक्सेस सॉल्ट और शुगर नहीं देगा जिससे हमें वाटर रिटेंशन और हेडेक और माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो। तो ये सिंपल सा एक स्नैक है। आप डिपेंडेंट नहीं है कि आपको एयरपोर्ट पे कैसा खाना मिलेगा, फ्लाइट में कैसा खाना मिलेगा, एंड आप अपना स्नैक खुद कैरी कर रहे हैं जो कि लाइट वेट है, जो कि इजी है, आप कहीं पे भी निकाल के खा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए कि ट्रैवल के टाइम पे बहुत ज्यादा जंक फूड का सेवन ना करें, क्योंकि जब आप ऑल्टीट्यूड चेंजेस में ट्रैवल करते हैं तो बहुत ज्यादा फ्लूइड रिटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्टीट्यूड चेंजेस की वजह से, प्रेशर चेंजेस की वजह से माइग्रेन जैसे इश्यूज आ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट विंडो होता है फास्टिंग का। हमारे इंडियन कल्चर में बहुत तरह तरह के व्रत मौजूद हैं और उनके करने की अलग अलग विधियां हैं। तो अगर आप अपने व्रत को थोड़ा सा मेन्यू के साथ प्लान करेंगे तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी और उसके आउटपुट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। नवरात्रि खत्म करने के बाद लोग आते हैं कि उनका 2.5-3 किलो वेट बढ़ गया है। ऐसा तब होता है जब हम हर 2-2 घंटे में आलू की टिक्की, साबूदाने का वड़ा, बर्फियां, रसगुल्ले, मिठाइयां, नट्स वगैरह खाते जा रहे हैं। तो फास्ट एक ऐसा पीरियड है जब बॉडी को भी रिजुविनेट होना है, एक्सेस स्टोर्स को यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए उसे हाइड्रेशन की जरूरत है और थोड़ी थोड़ी एनर्जी की जरूरत है, बजाय इसके कि हम हेवी मील्स, हेवी कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मील्स लेते रहें। तो यहाँ पर खास तौर पे ध्यान रखिए कि आप वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा लीजिए। अगर आप फल खाते हैं फास्ट के दौरान, तो वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, खीरा है, ककड़ी है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपका हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं। साथ ही पानी पीना, नींबू पानी पीना, छाछ,
नारियल पानी, ये चीजें हैं जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करेंगी, तो आपको थकान कम महसूस होगी। अगर आप दूध का सेवन कर सकते हैं तो जरूर लीजिए। अगर आपका निर्जल फास्ट है जहाँ पे आप पानी भी नहीं पी सकते, तो सुबह उठ के जब आप सहरी करते हैं तो उस समय ऐसी चीजें लीजिए जो बॉडी में फ्लूइड को ज्यादा रिक्वायरमेंट ना दें, जैसे अनार है, बादाम है, फ्रूट्स हैं। तो ये आपकी बॉडी को बिना पानी के अच्छे से शाम तक सस्टेन करने में मदद करते हैं। फास्ट एक अच्छी चीज है क्योंकि ये हमारे शरीर को ऑटोफेजिया मोड में ले जाती है, जहां पे शरीर एक्सेस को खुद खाने लगता है। तो उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करने के लिए जरूरी है कि आपका मील प्लानिंग भी सही तरीके से हो। होलसम चीजें खाएं, पैकेज चीजें ना खाएं। चिप्स वगैरह जिसमें हाई सॉल्ट होता है वो आपकी वाटर रिक्वायरमेंट को और बढ़ाता है एंड आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है। तो उन सब चीजों को थोड़ा ध्यान में रखें। अब यहाँ पर हम बढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस की तरफ, जिसका शायद आपने नाम सुना हो, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक एनालिसिस, न्यूट्रीजिनोमिक्स या डीएनए टेस्टिंग। तो यहाँ पर आपका ब्लड, हेयर, यूरिन या सलाइवा सैंपल लेकर आपके डीएनए की क्वालिटीज को टेस्ट किया जाता है। ये साइंस अभी भी इवॉल्विंग साइंस है। ये पिछले 10 सालों से हमारे कंट्री में अवेलेबल है। इसमें हम डीएनए की टेस्टिंग, चाहे वो आपके बाल में है, चाहे वो आपके हेयर, आपके सलाइवा में है, यूरिन में है या ब्लड सैंपल में है, किसी भी एक सैंपल को लेके आप डीएनए को टेस्ट करके अपनी पूरी जेनेटिक एनालिसिस करके ये देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीजेस हैं। ये तरह तरह की प्रॉब्लम्स आप आसानी से जेनेटिक टेस्टिंग से पकड़ सकते हैं। और इसके साथ आता है न्यूट्रिशनल एनालिसिस, जो हमें ये समझने में मदद करता है कि क्या क्या चीजें जिनके लिए हमारी टेंडेंसी है बीमारियों के आने की, हम उन्हें किन खाने की चीजों से रिड्यूस या प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी साइंस है। अगर आप चाहें तो ये टेस्ट्स कराकर आप अपनी हेल्थ के लिए मैक्सिमम बेनिफिट अचीव कर सकते हैं। जीनोमिक टेस्टिंग जो होती है वो हमें बताती है कि हमारा डाइट जो है वो कहाँ कहाँ गलत गया है और हम उसमें क्या मॉडिफिकेशंस करके किसी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट हैं, जो हमारे डिजीज को रिड्यूस करेगी, उसके ट्रेड्स और टेंडेंसीज को कम करेगी। हम समझ पाएंगे कि हमारी जेनेटिक मेकअप कैसी है, तो हम आसानी से अपने हेल्थ पैरामीटर्स को रेगुलेट कर सकते हैं। और साथ ही आता है एक डाइट प्लान जो हमें ये समझाता है कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स और चीजों को बैलेंस करके हम अपनी डाइट में एक अच्छा बैलेंस ला सकते हैं। साथ ही ये समझिए कि अगर आप न्यूट्रीजिनोमिक्स नहीं भी कराना चाहते तो आप रेगुलर तौर पर अपने ब्लड टेस्ट कराएं, जिससे कि आपको ये मालूम चले कि आपको क्या डेफिशिएंसीज हैं और क्या चीजें एक्सेस हैं। थोड़ा उसके बारे में आइडिया लगा के अपनी डाइट को इवेलुएट करा के आप ये देख सकते हैं कि अगर हम खाने में पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 नहीं ले रहे हैं, तो ओमेगा 3 का सप्लीमेंट डेली ऐड करके हम कितनी आसानी से ओल्ड एज में न्यूरो डिसऑर्डर्स जैसे डिमेंशिया है, एल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है, उनकी टेंडेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन डी और B12 करीब करीब 80% लोगों में डेफिशिएंट होता है। तो उसका सप्लीमेंट लेकर किस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। थोड़ा और हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारे ब्रेन के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी हैं। तो सभी एंटीऑक्सीडेंट्स जिनके बारे में हमने पढ़ा, उनमें मौजूद होते हैं न्यूरोट्रांसमिटर्स, ऐसे पिगमेंट्स जो हमारे ब्रेन के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को सेंसिटाइज करते हैं। तो उससे हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव पावर को शक्ति मिलती है और हमें मेमोरी रिटेंशन, कनेक्टिंग विद और रिलेटिंग टू थिंग्स की जो कॉन्सेप्ट है, हमारा आईक्यू शार्प होता है और वो हमारी ओवरऑल मेंटल हेल्थ को बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट देती है। तो जरूरी है कि हम अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ इन एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल जरूर करें। थोड़ी स्लाइड्स पहले हमने समझा था गट ब्रेन एक्सेस, किस तरह से हमारा पाचन क्रिया हमारे दिमाग के सेंसिटाइजेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि पेट से सिग्नल जब दिमाग पे जाता है कि हार्मोन या एंजाइम या सॉल्ट्स रिलीज करो, तब वो रिलीज होते हैं। तो अगर गट हेल्थ अच्छी है तो हमारा ब्रेन सेंसिटाइजेशन भी अच्छा होगा। गट हेल्थ अच्छा रहने के लिए हमें हमारा पेट का बैक्टीरिया अच्छा रखना है।
जिसके लिए हमें प्रो और प्रीबायोटिक्स का खास ध्यान रखना है और अपनी गट हेल्थ को स्ट्रांग बनाना है। उससे हमारी मेंटल हेल्थ बढ़िया रहेगी और हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, एल्जाइमर्स जैसी बीमारियां नहीं होंगी। न्यूट्रिजिनोमिक्स के और भी कुछ पोटेंशियल फायदे हैं, क्योंकि हमें ओवरऑल अपनी हेल्थ में वाइटैलिटी लाने में मदद मिलती है और ये एक नई अप्रोच है जिसकी मदद से हम अपनी डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को पर्सनलाइज करा के सही समय पे न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस करके अपने डिजीज कंडीशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर कंक्लूड करें, ये एक स्पेसिफिक साइंस है जिसका हम फायदा ले सकते हैं क्योंकि ये अब मौजूद है हमारी कंट्री में, जिसकी मदद से हम अपनी डाइट के नए रिजीम्स को फिक्स कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट समझ सकते हैं, अपने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट बैलेंस को पर्सनलाइज तरीके से अपने शरीर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक अप्रोच है जिसके थ्रू हम काफी सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे मोटापा, कैंसर, हार्ट डिजीजेस और डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं या उनकी ऑनसेट को डिले कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3rd चैप्टर खत्म होता है। अब मैं पापिया को इनवाइट करूंगी, अगर आप पोल लेना चाहें फॉलोड बाय क्वेश्चन एंड आंसर्स। शुड वी टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स? या मैम, एक्चुअली वी शुड। ओके, सो अभी 6:30 आई थिंक 6:30 बजे है। So 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। 6:35 we should be back. Sure. सकते हैं। तो हमारा मॉडर्न डाइटेटिक्स और आयुर्वेदिक दोनों ही कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमें एक ही चीज बताते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो एम्फसाइज करते हैं वो ये है कि हमें अपनी हेल्थ को स्ट्रांग बनाना है, चाहे वो आपके 3+3 प्रिंसिपल्स जो आयुर्वेदा के हैं या आपका माई प्लेट मेथड विद गुड स्लीप, गुड हाइड्रेशन। बोलने के शब्द अलग अलग हैं बट कॉन्सेप्ट सेम है। तो ओवरऑल हमें अपने हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी हेल्थ पर ध्यान देना है। कैसे? बाय अ गुड बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बाय अ गुड बैलेंस ऑफ लाइफस्टाइल, जिससे कि हमारा मेंटल, फिजिकल, इमोशनल वेलबींग बना रहे। इंपॉर्टेंटली हमें ये जानना है कि ये सारी चीजें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाती हैं, जिससे कि हम तरह तरह के लाइफस्टाइल डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। कौन कौन से डिजीजेस हैं? वो है हमारे हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, मोटापा, हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियों में इन्फ्लेमेशन होना जैसे आर्थराइटिस है, तरह तरह के कैंसर्स। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर इस फोटो में दिए गए हम पर्सन का वेट समझने की कोशिश करें, हो सकता है दोनों का वजन 80 किलो के आसपास हो। अब आप देख सकते हैं कि दोनों की शेप में कितना फर्क है। एक जो ऑरेंज टी शर्ट में है वो एकदम मस्कुलर है और जो नीली टी शर्ट में है वो एकदम बेढौल, मोटे दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो हमारी गाय और जो घोड़ा होता है उन दोनों का वजन 300 किलो के आसपास होता है, पर घोड़ा जो है अगर आप शेप वाइज देखें तो वो एकदम फिट दिखता है क्योंकि वो पूरे टाइम भागता दौड़ता रहता है, तो उसमें मसल मास ज्यादा है। वही 300 किलो जो हम गाय में देखते हैं वो धीरे धीरे जो चलती है, उसका जो ओवरऑल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो हम क्लियरली कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर हम वैसा ही लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो हम गाय जैसा स्ट्रक्चर पा सकते हैं, नहीं तो हम घोड़े जैसे हो सकते हैं। तो इस सिंपल से एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि खाली वजन इंपॉर्टेंट नहीं है, वजन के साथ साथ जरूरी है कि हमारे शरीर में बॉडी कॉम्पोजिशन कैसा है, कितने प्रतिशत मसल्स हैं, कितने प्रतिशत फैट है। मसल जो होती है वो इतनी सी होगी 2 किलो में और फैट जो होगा वो इतना सारा होगा 2 किलो में। तो आप समझ सकते हैं मसल हेवी होती है, फैट ब्रॉड होता है स्ट्रक्चर वाइज। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी शेप और वेट दोनों अच्छे हों तो हमें डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं इस फोटो में जो नीली शर्ट वाले हैं वो क्या क्या करते हैं। वो पीते हैं एरेटेड बेवरेजेस, खाते हैं बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, हाई कार्बोहाइड्रेट फ्रूट्स, अल्कोहल जैसे बियर वगैरह है, तरह तरह की दवाइयां खाते हैं एंड पानी का सेवन लिमिटेड करते हैं, थोड़ा सा कभी कभार कुछ खा लेते हैं। तो उनका अगर हम देखें तो जो दिनचर्या है वो गाय के स्ट्रक्चर की तरफ हमें लेके जाएगी जैसा कि वो दिख रहे हैं। जो दूसरे इंडिविजुअल हैं वो नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो रोप स्किपिंग है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है वेट्स के साथ,
उनका भी गैजेट यूज है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बट वो समय निकालकर सभी प्रकार की राउंड द क्लॉक एक्टिविटीज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, अच्छे से दूध व हाई प्रोटीन चीजों का सेवन करते हैं, नेचुरल औषधि में बिलीव करते हैं, नियमित रूप से अपना बीपी शुगर वगैरह चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो क्लियरली हमें दिखाती हैं कि किस तरह से हम अपनी बीमारी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं और हम ही उसको डिले और प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमारी दोनों साइंसेस मिलकर हमें यही समझा रही हैं कि पुअर न्यूट्रिशन, पुअर लाइफस्टाइल किस तरह से हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हमारे डिजीज को जल्दी ला रही हैं या उसे प्रिवेंट कर रही हैं। जब हम ठीक से खाना नहीं खाते हैं तो हमारा सटाइटी नहीं होता है, हम मात्रा ज्यादा खाने लगते हैं, हमें शुगर क्रेविंग्स होने लगती हैं और उससे बढ़ने लगता है हमारा वजन। मीठा या चिपचिपा खाना खाने से बढ़ने लगती हैं डेंटल कैरीज, बढ़ता है ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस और तरह तरह के कैंसर्स। अगर देखें कि हमारे खाने से हमारे दिमाग में क्या हो रहा है असर, तो आप देख सकते हैं क्लियरली जब आप खाते हैं हाई कार्बोहाइड्रेट प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड जो कि एडिक्टिव होता है, आपको बार बार शुगर की क्रेविंग होने लगती है और आप और ज्यादा खाना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके दिमाग में लिथार्जी या फटीग आने लगती है, ब्रेन फॉगिंग जिससे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आने लगती है। ब्रेन की कई सारी प्रॉब्लम्स है जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स हैं, मूड स्विंग्स हैं, किसी भी चीज पर काम करने का जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है। तो ये डायरेक्टली हम खुद अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को फीड कर रहे हैं बाय द काइंड ऑफ डाइट हम जो चूज करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेते हैं तो हम चुस्त, तंदुरुस्त, एक्टिव, शार्प एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट अपना बढ़ा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें फिजिकल वेलबींग पे ध्यान रखना है, हमें अच्छा और एक ग्रेट लाइफस्टाइल चाहिए, तो हमें इतना कलरफुल डाइट खाना है। हम किसी ने वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में भी सवाल पूछा था, तो मैं उसे रिपीट करती हूँ कि हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी, और विटामिन बी में कई तरह की कैटेगरीज आती हैं, B1, B2, B5, B6, B7, B9 और B12। और विटामिन सी ये सभी वाटर सॉल्युबल हैं, तो इन्हें हमें रोज खाना है। ये हमारी शरीर में एंटीऑक्सीडेशन के साथ साथ नर्व कंडक्शन, हमारी चुस्ती, तंदुरुस्ती, फटीग, इन सब चीजों पर खास प्रोटेक्टिव इफेक्ट रखते हैं, हमें थकने नहीं देते हैं, हमारे शरीर को एक्टिव रखते हैं, एक्स एंड पेन्स कम करते हैं, साथ ही हमारे सभी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी रिलीज करने में, उनके मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फैट सॉल्युबल कैटेगरी में आता है विटामिन ए, डी, ई और के, जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी रखते हैं। साथ ही साथ हमारा विटामिन ए जो है वो हमारे राइट विजन के लिए, विटामिन डी हड्डियों के लिए, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेशन के लिए, और विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही जरूरी है हमारी एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हमें ओमेगा 3 से मिलती हैं और जो शरीर में जाकर एक्टिव इंग्रेडिएंट EPA और DHA के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम इस इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसको हमने अभी सीखा, जिसमें दोनों ही साइंसेस का हमने बेस्ट ऑफ एवरीथिंग को अडॉप्ट किया, अगर हम उससे रोज अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, प्रीच करते हैं, अपने नियर एंड डियर वंस को उसके बारे में जागरूक कराते हैं, जिसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एडिक्वेट फूड इनटेक, गुड फिजिकल एक्टिविटी, अच्छी क्वालिटी स्लीप, गुड सोशल इंटरेक्शन, तो ये प्रिवेंट कर सकता है बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस या जिन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कहते हैं। तो हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी हेल्दी एजिंग और लॉन्गेविटी के लिए डायरेक्टली खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पर हम एक एक डिजीज कंडीशन को लेते जाएंगे, मैं आपको मॉडर्न डाइटेटिक्स समझाती हूँ और फिर हम डॉक्टर सचिन को इनवाइट करेंगे। तो पहला है हमारा एक्सेस वेट गेन और मोटापे के लिए मॉडर्न डाइटेटिक्स हमें क्या देता है नटशेल में नॉलेज, वो कहता है वैरायटी ऑफ फूड खाइए। वैरायटी से आपको मिलेगा अच्छा फाइबर, क्योंकि फल सब्जियां जब आप इंक्लूड करेंगे तो आपको फाइबर मिलेगा जिससे मिलेगी सटाइटी। साथ ही फाइबर हमारे कोलेस्ट्रॉल और शुगर को भी शरीर से बाहर निकाल देगा। दूसरा है कि हेल्दी चीजों को चूज करिए। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे पास सभी प्रकार की अपॉर्चुनिटी है। हम चाहें तो स्विगी से पिज्जा, बर्गर, फ्राइज,
कोल्ड ड्रिंक्स भी मंगा सकते हैं, हम चाहे तो बिरयानी मंगा सकते हैं, हम चाहे तो राजमा चावल रोटी सब्जी भी मंगवा सकते हैं, या हम बना भी सकते हैं। तो एवरी मील इज एन अपॉर्चुनिटी टू फाइट डिजीज और फीड डिजीज। तो यहाँ पर हमारे हेल्दी चॉइसेस हमारे लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी खाना खाएं, जब भी आप अपने रॉ मटेरियल्स खरीदें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैदा कंटेनिंग आइटम्स को कम से कम इस्तेमाल करें, ज्यादा मात्रा में शुगर का इस्तेमाल ना करें। अगर आपका वजन ज्यादा है तो थोड़ा थोड़ा सेंसिबल चेंज करें जो आप सस्टेन कर सकते हैं। जैसे आप 3 फुल्के खाते हैं तो उसे 2 फुल्के कर दीजिए, 2 कटोरी चावल खाते हैं तो उसे 1.5 कटोरी कर दीजिए। हल्का सा चेंज है बट आपके लिए सस्टेनेबल चेंज है जो आपको गुड रिजल्ट्स देगा वेट लॉस के। कोई भी मील स्किप मत करिए, क्योंकि स्किप करने से आप अगली मील ज्यादा मात्रा में खाएंगे, ज्यादा स्नैकिंग करेंगे। बजाय इसके उस मील को, अगर आपका वेट ज्यादा है, आप डिनर स्किप करना चाहते हैं, तो उसके बजाय आप रोटी की क्वांटिटी कम कर दीजिए, दाल सब्जी सलाद बढ़ा दीजिए, तो आप आसानी से अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बढ़ा लीजिए। ऑफिस जाते हैं तो लिफ्ट ना लेकर सीढ़ी चढ़ना उतरना कर लीजिए, पार्किंग से थोड़ा पहले गाड़ी लगा दीजिए अंदर जाके, जिससे कि आप थोड़ा और वॉक करें। थोड़े थोड़े अपॉर्चुनिटीज निकालिए, हर खाने के बाद 15 मिनट वॉक कर लीजिए। तो उस तरह से आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। काउच पोटैटो बनके टीवी के आगे बैठकर 3 4 5 घंटे लगातार टीवी देखने की बजाय आप खुद अपने हीरो बनिए और एक्टिविटी करिए। एंड ब्रेन सेंसिटाइजिंग एक्टिविटी करिए, जिसमें रीडिंग है, राइटिंग है, तरह तरह के गेम्स होते हैं, जैसे सुडोकू होता है, जो आपके ब्रेन को सेंसिटाइज कर रहा है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के लिए। अब आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि हमारे पास क्या क्या लर्निंग्स है। जी दोस्तों, जैसे डॉक्टर प्रियंका जी ने कहा कि ये जो 1.5 दिन में हमने समझा, ये क्यों समझा, मतलब क्या इसकी जरूरत महसूस हुई, क्यों? इसको कहते हैं लाइफ स्टाइल डिजीजेस। वो बीमारियां जो हमारे जीने के तरीके की वजह से होती हैं, जो कि जैसे स्मोकिंग हो गया, या अल्कोहल कंजम्पशन एक्सेस में हो गया, या अनहेल्दी डाइट, या फिजिकल इनएक्टिविटी, इसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं उनको कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रोक, डायबिटीज, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, सीओपीडी मतलब सांस की तकलीफें, दमा, अस्थमा जो बोलते हैं, जोड़ों के दर्द, अल्जाइमर डिजीज मतलब याददाश्त की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, कैंसर, अलग तरह तरह के कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, लीवर बीमारियां, लीवर की, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, क्रॉनिक किडनी फेलियर, ये सारी चीजें, ओबेसिटी, डिप्रेशन, पीसीओडी, थायराइड, मेटाबॉलिक, ये सारे जो चीजें हैं, ये सारी बीमारियां हैं, इसको कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। लाइफ जीने, जिस तरीके से हम जी रहे हैं, जिस तरीके से हम रहन सहन है, जिस तरीके से हमारा खान पान है, उससे ये बीमारियां होती हैं। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटा कहता है कि 2030 तक पूरी दुनिया में 70% जो डेथ होगा वो लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से होगा। ये एक बहुत बड़ा बर्डन है हमारे हेल्थ सर्विस के ऊपर, इकोनॉमिक बर्डन ऑन द कंट्री। देश के ऊपर एक इकोनॉमिक बर्डन, हेल्थ सर्विसेज के ऊपर एक इकोनॉमिक बर्डन, जिसको हम और आप मिलके हम इसको कम कर सकते हैं, या आने वाली पीढ़ियों को एजुकेट कर सकते हैं कि ये बर्डन को कम से कम कैसे किया जाए। WHO ने 2000 में, ईयर 2000 में जितने मेंबर कंट्रीज हैं पूरे संसार के, सबको बोला था कि आप अपने कंट्री में ये पॉलिसी बनाओ, हेल्थ पॉलिसी बनाओ, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाओ कि इन लाइफस्टाइल डिजीजेस को हम कैसे कम करें या करना चाहिए। तो आपने भी देखा होगा 2000 के बाद से हमारे सिस्टम में बहुत बदलाव आया है। बहुत हम लोगों को प्रोमोट कर रहे हैं, हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप एक्टिव रहो, ज्यादा से ज्यादा आप डाइट को फॉलो करो, एक नियम अनुसार डाइट का पालन करो। इसीलिए ये जरूरी है।
तो उसी मिशन के ऊपर काम करते हुए हम ये समझ रहे हैं मॉडर्न डायटेटिक्स एंड आयुर्वेदिक डायटेटिक्स, इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स, यही फ्यूचर है आने वाले समय में। तो मैंने आपसे कहा था दोस्तों, और आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं चैप्टर 4 में आपको बताऊंगा रोगों का मूल कारण। रोगों का मूल कारण है इनडाइजेशन, अजीर्ण। इनडाइजेशन क्यों होता है? अगर हम आहार भोजन का नियमों का पालन ना करें तो। और उससे क्या होगा, उसको कहते हैं आम। आम मीन्स टॉक्सिन्स। जहां गया आम, हो गया काम तमाम। और उसमें जो सबसे पहला जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होती है, जैसे पोटैटो काउच का उदाहरण दिया है डॉक्टर प्रियंका जी ने, टीवी देखते देखते, टीवी मत देखते रहो, टीवी में हीरो को मत देखो, अपने हीरो खुद बनो। ये लाइन बहुत अच्छा उन्होंने बोला, वेरी वेरी बहुत प्रोत्साहित करने वाला वाक्य है। अपने हीरो स्वयं बनो, एक्टिव रहो। तो जो पहली प्रॉब्लम आती है वो होता है पेट का घेरा, मोटापा, ट्रंकल ओबेसिटी। ट्रंकल ओबेसिटी मतलब आपके अंदर के जो अंग हैं, उन अंगों के ऊपर फैट का डिपॉजिट होना। आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गया है। 30, 35, 32, 33, 36, 40 साल की उम्र में आते हैं लोग, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके आते हैं, ग्रेड 1 फैटी लीवर, ग्रेड 2 फैटी लीवर, ग्रेड 3 फैटी लीवर। पेट का घेरा देखो तो पेट का घेरा बढ़ा हुआ है। यही रोगों का मूल कारण है, ओबेसिटी। इसीलिए इसको सबसे पहले हम समझ रहे हैं, जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसको हम रोक सकते हैं बाकी बीमारियां होने से। शुरुआत यहीं से हो जाती है। अगर पेट का घेरा बड़ा है, बीएमआई का रेशियो ठीक नहीं है, मोटापा अगर हो रहा है, यहां से बीमारी की शुरुआत हो गई। डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, पीसीओडी, थायराइड की प्रॉब्लम, घुटनों में प्रॉब्लम, कमर में प्रॉब्लम, गर्दन में प्रॉब्लम, हार्ट की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, आंतों की बीमारियां, पाचन की बीमारियां, ये सारे उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं अगर मोटापा शुरू हो गया तो। सबसे पहले इसको रोकना है। इसके लिए भोजन के नियमों का पालन करो। गर्म भोजन, सुपाच्य भोजन, इसको कहते हैं वेस्टर्न डिजीजेस। ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं वेस्टर्न डिजीजेस। वेस्टर्न डिजीजेस मतलब जो हम भारतीय प्रोत्साहित होकर विदेशों, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, उनको देख देख के हम उनको फॉलो कर रहे हैं। वो पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें, जो जितना ऐड आ रहा है, जो ऐड दे रहे हैं, जो ऐड कर रहे हैं, वो नहीं खाते, वो नहीं फॉलो करते उसको, लेकिन हम उसको फॉलो करते हैं। तो पेट का घेरा कम करना है, वजन पे कंट्रोल रखना है, उसके लिए कुछ टिप्स आपको देता हूं। हमेशा जब जिनका वजन ज्यादा है, मेथी के दाने भिगो दो 1 चम्मच रात को, मेथी के दाने, उसको खा लो, पानी पी लो। जीरा का पानी पी सकते हैं। गर्म पानी में शहद और नींबू डाल के पी लो सुबह। त्रिफला 1 चम्मच गर्म पानी में डालिए, आधा चम्मच शहद मिला के पी लो, इससे भी वजन कम होता है। इसके अलावा दालचीनी का पानी पी सकते हैं, फ्लेवर्ड वाटर। एक दिन दालचीनी का पानी पी लो, एक दिन आप काली मिर्च का पानी पी लो, एक दिन आप इलायची का पानी पी लो। इससे आपका पाचन अच्छा होता है। कलौंजी वेट कम करने में हेल्प करता है। एकाग्रचित बहुत जरूरी है दोस्तों, सबसे जरूरी एकाग्रचित, तन बनाहा। भोजन के समय सिर्फ भोजन पे फोकस करो, ताकि हमें पता चले कि हम क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। सेहत के लिए खा रहे हैं या पेट भरने के लिए खा रहे हैं, ये समझना जरूरी है। और सबसे जरूरी है एक्सरसाइज। 3+3, इसको याद रख लीजिए। और आने वाली पीढ़ियों को आपको समझाना है, समाज को आपको शिक्षित करना है, आप हेल्थ एम्बेसडर्स हो। 3+3, आहार, प्रॉपर डाइट, सारे नियमों का पालन करो। जितना वजन है उसका 1% फल और सब्जियां आपके पूरे दिन में होनी चाहिए। सब्जियां और सलाद। अगर 70 किलो वजन है तो 700 ग्राम कम से कम आपका पूरे दिन में सब्जी और सलाद होनी चाहिए। और उसका 0.5%, 300 से 350 ग्राम फल होने चाहिए। वजन कभी नहीं बढ़ेगा, न्यूट्रिशन सारा मिल जाएगा, पोषण सारा मिल जाएगा। एक्सरसाइज, व्यायाम, आहार, निद्रा, स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए।
अगर आप नींद नहीं ले पा रहे हैं पूरी तरह से तो भी वजन बढ़ेगा, और ज्यादा नींद ले रहे हैं तो भी वजन बढ़ेगा। दिवा स्वप्न वर्जित, रात्रि जागरण वर्जित, दिन में सोना नहीं, रात में जागना नहीं। इस नियमों का पालन करिए। तीसरा है व्यायाम, एक्सरसाइज। कम से कम 40-45 मिनट रोज आप ब्रिस्क वॉक करो, सीढ़ियां चढ़ो उतरो, जहां तक हो सके गाड़ी से न जाएं, जहां तक हो सके छोटे छोटे काम के लिए जो नजदीक में है 1-2-3 किलोमीटर के दायरे में, वो काम आप पैदल जाके करो। जितना आप प्रकृति के लिए नजदीक रहेंगे उतना रोगों से दूर रहेंगे। ये बेसलाइन नियम है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आयुर्वेद यही कहता है दोस्तों कि हम नियमों का पालन करें, अपने दोषों के अनुसार भोजन करें, ग्रहण करें। एलोवेरा, अजवाइन, जो गर्म तासीर की चीजें, थर्मोजेनिक, शरीर के अंदर हीट उत्पन्न करें ताकि जो हमने खाया है उसको पचाएं। एनर्जी एक्सपेंडिचर, मनी, पैसा मत खर्च करो वजन कम करने के लिए, एनर्जी खर्च करो। एनर्जी कैसे खर्च करना है? योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अग्निसार प्राणायाम। कम से कम तो 8,000 से 10,000 कदम दिन में चलो। इन चीजों का पालन करेंगे तो वजन कम होगा। आपके जो विसरल फैट है, जो अंगों के ऊपर फैट जमा हो गया है, वो खत्म होगा। वो खत्म होगा दोस्तों तो हम और आप, ये जो हेल्थ सिस्टम पे जो बर्डन है लाइफस्टाइल डिजीजेस का, इसको काफी हद तक हम कम करने में कामयाब होंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर इन्हीं पॉइंट्स को हम समराइज करें तो हमारा दोनों साइंसेस का यही कहना है कि हमें माइंडफुल ईटिंग करनी है, अपने पोर्शंस को कंट्रोल करना है, और जो हमारी गुडनेस है, हमारी किचन, हमारी फार्मेसी है, वहां से हमें अपनी दवाइयों को या औषधि को पिकअप करना है। हमारा भोजन हमारी औषधि होनी चाहिए। और खाने में फैट और नमक का इस्तेमाल कम करें जो कि हमारे प्रोसेस्ड फूड में होता है, तो हम आसानी से अपने वेट के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डायबिटीज की तरफ। अगर देखा जाए तो इंडिया डायबिटीज की कैपिटल बनती जा रही है, और इसलिए जरूरी है कि हमें डायबिटीज के प्रिंसिपल्स, जो ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, जिसे हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी कहते हैं, उसे अडॉप्ट करना है। तो हमें डायबिटीज के लिए फास्टिंग और फीस्टिंग दोनों चीजें अवॉइड करनी है, क्योंकि आप ज्यादा खाएंगे तो आपको शुगर बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं खाएंगे तो शुगर कम हो जाएगी। तो अपने खाने को बजाय 3 हेवी मील्स के आप 5 या 6 छोटी छोटी मील्स में बांट लीजिए। माई प्लेट के माध्यम से हमने समझा था कि फल और सब्जी हमें हर मील में खानी है, तो हम अपने फल को स्नैकिंग में शिफ्ट कर सकते हैं और अपनी प्लेट में ज्यादा मात्रा में सब्जियां भर सकते हैं। कोई भी मील को स्किप मत करिए। अगर आपका वजन थोड़ा सा ज्यादा है तो सेंसिबल पोर्शन कंट्रोल करके आप उसे आसानी से कम कर सकते हैं, जिसमें आपको डायबिटीज में बहुत अच्छा फायदा दिखेगा। जहां तक हो सकता है एक्टिव रहिए, चलते रहिए। एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी बर्न करने के लिए, अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। अननेसेसरी शुगर जैसे जैम, जूसेस, मिठाइयाँ, इन सब चीजों का सेवन हम रोजमर्रा ना करें। 15-20 दिन में एक बार किया तो ठीक है। अगेन पोर्शन कंट्रोल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमारा चीट डे है तो हम पूरा केक खा लें। 2 चम्मच पेस्ट्री खाकर भी हम अपना सेटिस्फैक्शन ला सकते हैं। किसी भी समय पर बहुत ज्यादा मत खाइए, जैसे फास्टिंग और फीस्टिंग की हमने बात की। और कुछ डिपेंडेंसीज हैं जैसे अल्कोहल है, शुगर है, जो हमारी डायबिटीज को अनकंट्रोल इम्पैक्ट देती है, तो उसे आप क्विट करें, वजन कंट्रोल में लाएं। अब पानी का सेवन अच्छे से करिए, क्योंकि वो टॉक्सिन्स भी हटाता है और हमारे शरीर में सटाइटी लाता है। खाने में रेशे की मात्रा को बढ़ाइए, क्योंकि फाइबर से आती है सटाइटी और एक्सेस ग्लूकोज निकल जाता है शरीर से। अब हमें डॉक्टर सचिन आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से डायबिटीज के पॉइंट्स को समझाएंगे। जी थैंक यू डॉक्टर प्रियंका जी। दोस्तों, ये एक और बीमारी है, डायबिटीज, प्रमेह है, मधुमेह है। यहाँ पे हम टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहे हैं। ये भी लाइफस्टाइल डिजीजेस में आती है। आज से जब 20 साल 22 साल पहले जब मैं प्रैक्टिस शुरू करी थी, उस समय इतने पेशेंट्स डायबिटीज के नहीं होते थे। आज छोटे बच्चों में भी शुरू हो गया डायबिटीज। इसका कारण क्या है? इसका कारण है, सबसे पहले ये समझना है कि डायबिटीज होता क्या है और क्यों होता है।
आयुर्वेद कहता है कि आस्य सुखम, आस्य सुखम मीन्स आपका पर्सन ईट्स एट हिज ओन विल, अपनी मर्जी से हम खा रहे हैं, खान पान कर रहे हैं, कोई नियमों का पालन नहीं कर रहे। वेस्टर्न डाइट, रेडी टू ईट मील्स, रेडीमेड चीजें ज्यादा खा रहे हैं, उनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, उसमें शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, ये एक प्रमुख कारण है। दूसरा है स्वप्न सुखम। स्वप्न सुखम मीन्स प्लेजर ऑफ सेडेंटरी लाइफ, सेडेंटरी हैबिट्स, आनंद ले रहे हैं सुख सुविधाओं का, लेना चाहिए, सुख सुविधाएं हैं तो आनंद लीजिए, लेकिन हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। स्वप्न सुखम मीन्स यहां पर इसका मतलब है बैठे रहना, जैसे पोटैटो काउच प्रियंका जी ने बताया था, बैठे हैं जी, हिल डुल नहीं रहे, एनर्जी खर्च नहीं कर रहे। तीसरा कारण है धादिनी, ज्यादा दही एक्सिस में खाना। चौथा कारण है ग्राम्य औद्योगिक अनुप्रसर नवन्नपान गुण वैकृतम, मीन्स मीठी चीजें और ऐसी चीजें जो कि रिच होती है, मतलब बहुत हैवी और रिच होती है न्यूट्रिशन में, कैलोरीज में, ये कारण है डायबिटीज का। तो मैंने आपसे कहा था जनरल रूल, भाई जिस चीज से तकलीफ हो रही है उस चीज के ऑपोजिट में काम करना है ना। अगर बाहर ठंड हो रही है तो हम उसको ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनेंगे तो ठंड से बच जाएंगे। डायबिटीज जो है आस्य सुखम स्वप्न सुखम, इमोबिलिटी की वजह से डायबिटीज होती है, तो उसके ऑपोजिट काम करो, मोबाइल बन जाओ। मोबाइल मतलब चलना फिरना, एक्सरसाइज करना, एनर्जी एक्सपेंडिचर। डायबिटीज क्यों होती है? क्योंकि आपके शरीर में शर्करा की मात्रा, ब्लड में शर्करा, शुगर की, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। आपके शरीर में जो अंग है पेनक्रियास, जो कि इंसुलिन हार्मोन बनाता है, उसको नष्ट करने के लिए, उसको यूज करने के लिए, ताकि सेल्स उसको यूज कर पाए, वो या तो प्रॉपर ना बन रहा हो, या बन रहा है तो कम बन रहा हो, या हम ज्यादा एनर्जी रिच फूड ले रहे हैं और उसको बर्न नहीं कर रहे। जो खाया है उसको जलाना है, उसको रखना नहीं है शरीर में। आपने भी देखा होगा, आप में से कुछ भाई बंधु ऐसे होंगे जिनको शुगर है, डायबिटीज है, लेकिन वो दवा खाने के बावजूद भी वो धीरे 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 बढ़ती ही जा रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे। दवा तो खा रहे हो, लेकिन रूटीन में एक्सरसाइज, रूटीन में वॉक, रूटीन में आपको वो चीजें, वो कार्य प्रणाली, वो कार्य करने जिनसे कि आपकी एनर्जी खत्म, एनर्जी एक्सपेंडिचर हो, वो नहीं कर पा रहे। तो आयुर्वेद कहता है ये कफ रोग है, कफ दोष की वजह से। उसके अपोजिट गुण वाली चीजें, जिससे शरीर में रूखा सूखापन आए, शरीर में थर्मोजेनिक इफेक्ट हो, थोड़ी गर्मी उत्पन्न हो शरीर में, इन चीजों का पालन करें। एक्सरसाइज इज द की टू सक्सेस, जरूर करनी एक्सरसाइज। अंगों के ऊपर विसरल फैट, अंगों के ऊपर फैट जमा नहीं होना चाहिए। ट्रंकल ओबेसिटी तो डायबिटिक पेशेंट को होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ट्रंकल ओबेसिटी हो गई डायबिटिक पेशेंट को, उनका शुगर कंट्रोल नहीं होगा, दवाइयां बदलती जाएंगी, दवाइयों की पोटेंसी बढ़ती जाएगी, और एक टाइम में आके इंसुलिन पे आ जाओ। दवाई लेते हुए भी किडनी खराब हो रही है, दवाई लेते हुए भी न्यूरोपैथी हो रही है, दवाइयां लेते हुए भी आंखों की रोशनी खत्म हो रही है। तो इसको रिवर्स करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में कुछ टिप्स मैं आपको देता हूँ। हम सबके किचन में वो सारी चीजें उपलब्ध हैं, हमारे सराउंडिंग में वो सारी चीजें उपलब्ध हैं जिनसे हम अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, दालचीनी, काली मिर्च, आपका विजयसार, गुड़मार, जामुन, करेला, नीम, आंवला, इन चीजों का सेवन करो। इनसे आप शुगर पे कंट्रोल कर सकते हैं। करेला और गुड़मार, इसका ऐसा क्वालिटीज है कि आपके टेस्ट बड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, क्रेविंग, मिठास की क्रेविंग को खत्म करता है, और आंतों के अंदर से ग्लूकोज के अब्जॉर्प्शन को कम करता है। इसके साथ साथ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इसके साथ साथ आपको अपने शरीर में
ऊर्जा को खत्म करने वाली चीजें करनी है, मतलब ऊर्जा मतलब एनर्जी, उसको कंज्यूम करना है, उसको स्टोर नहीं करना है। अग्निसार प्राणायाम बहुत अच्छा काम करता है, थर्मोजेनिक इफेक्ट, इससे लिक्विफिकेशन होता है फैट का, इससे कंज्यूम होते हैं आपके ब्लड ग्लूकोज। सूर्य नमस्कार, आपका मंडूकासन, वज्रासन, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, सारी चीजें जिनसे कि आपके शरीर में गर्मी आए, इससे आप शुगर पे कंट्रोल कर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जौ। जौ का आयुर्वेद में बहुत ही महत्व है। जौ डायबिटिक के पेशेंट को जरूर लेना चाहिए। इससे दो फायदे, एक तो सटाइटी आपकी आती है, दूसरा फाइबर्स आपको मिलते हैं और पेट बहुत अच्छा साफ होता है। आंतों का साफ होना अति आवश्यक। रोगों का मूल कारण मनो उदराणी च, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, फियर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इच्छा, द्वेष को खत्म करो। इसके साथ साथ उदर, उदर मतलब आंतें साफ होनी चाहिए, कब्जी ना हो, कब्ज ना हो। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो मेरे दोस्तों आने वाले समय में हम इंडिया जो डायबिटिक कैपिटल है उसको हम उस पोजीशन से काफी नीचे लाने में कामयाब। नेक्स्ट आजकल की जो है समस्या। तो समराइज अगर करें, हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि डायबिटीज में दोनों ही साइंसेस हमें ये बोलती हैं कि हम अपने वजन और एक्टिविटी के हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनाएं और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलोरीज खाएं, जिसका 55% तक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, जिसमें अच्छा फाइबर हो, प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो। हर एक मील में हम अच्छी मात्रा में प्रोटीन लें, जो कि हमारे शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है और हमें सटाइटी देती है। फैट जरूर खाएं, लेकिन निर्धारित मात्रा में खाएं, जो आपकी डाइट के हिसाब से आपके लिए रिक्वायर्ड है। और हेल्दी फैट्स खाएं बजाय बेकरी प्रोडक्ट्स और वनस्पति कैटेगरी वाले। अब हम आगे बढ़ते हैं डेंटल प्रॉब्लम्स की तरफ। दांतों की जो प्रॉब्लम्स है आजकल बड़ी कॉमन है, क्योंकि लोग इतना एफिशिएंटली अपनी डेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम ध्यान दें कि हम किन किन चीजों को इसमें से इजीली फॉलो कर सकते हैं। पहला है, पानी में फ्लोराइड का कंटेंट होना चाहिए, जो नेचुरली मौजूद होता है, और आपके टूथपेस्ट में भी आप फ्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दांतों की हाइजीन पर खास ध्यान दीजिए, दिन में 2 बार ब्रश करिए, खास तौर पे सोने से पहले जरूर करिए, क्योंकि उसके बाद आप 7-8 घंटे बैक्टीरियल एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दांतों में बहुत गैप है और कुछ फंसता है बार बार, तो डेंटिस्ट के पास जाएं, फ्लॉसिंग करा सकते हैं, जिससे कि आप उन गैप्स को कम करा सकते हैं और बार बार खाना जो इम्पैक्ट होता है वो डेंटल कैरी का कारण ना बने। ऑयल पूलिंग के बारे में हमें डॉक्टर सचिन ने बताया। साथ ही कुछ और एसेंशियल ऑयल्स हैं जो हमारे गम हेल्थ को, मसूड़ों को मजबूत बनाते हैं। वो है रेड थाइम, दालचीनी का बार्क, लैवेंडर, पेपरमिंट, यूक्लिप्टस। इनके नेचुरल ऑयल्स को हम लेकर आसानी से मेडिसिनल बेनिफिट लेते हुए उनको अपने मसूड़ों पर लगा सकते हैं, जिससे मसूड़े मजबूत होते हैं। स्मोकिंग और तंबाकू का सेवन हमारे दांतों को खराब करता है, तो उसे हमें प्रिवेंट करना है। और साल में 1 बार कम से कम हमें अपने डेंटिस्ट के पास जाकर चेकअप कराना चाहिए। आयुर्वेद हमें क्या समझाता है, हम डॉक्टर सचिन से पूछते हैं। जी दोस्तों देखिए, हमने इस विषय में जब हम दिनचर्या के बारे में जान रहे थे तब उसमें हमने विस्तार से इसको कवर किया था, ओरल हाइजीन को, डेंटल हाइजीन को, क्योंकि हमारे पाचन के लिए खाने को चबाना बहुत आवश्यक है। चबाने के लिए दांत मसूड़े मजबूत होने बहुत जरूरी है। ऑयल पुलिंग इसमें सबसे अच्छा एक मेथड है। इससे एक स्टडी में पाया गया है कि 30 तरह के दांतों की बीमारियों को हम ऑयल पुलिंग से बचा सकते हैं। दूसरा एक और मैं आपको टिप देता हूँ, आपको अगर कुछ नहीं है तो तिल के तेल में थोड़ा नमक मिला लो, सेंधा नमक, और उससे अपने दांतों पे रगड़ लो, अपने मसूड़ों पे रगड़ लो, उससे भी आपके दांत मसूड़े मजबूत होंगे। या फिर आप अमरूद की पत्तियां या आम की पत्तियां, उसको आप थोड़ा सा उसको क्रश करके उसमें तेल और नमक मिला के उससे भी आप रगड़ सकते हैं। उससे आपका दांत मजबूत होंगे, मसूड़े मजबूत होंगे। गर्म ठंडे की चीजों का ध्यान रखिए, तुरंत इमीडिएटली गर्म के बाद ठंडा या ठंडे के बाद गर्म का सेवन अवॉइड करो। खास तौर से बच्चों को हमेशा आप ध्यान रखें कि ब्रशिंग
भोजन के बाद में ब्रशिंग जरूर कराएं, और विशेष तौर पे अगर मीठा खाया है तो। फ्लोराइड का यहाँ पे बड़ा अच्छा एक रोल है जैसे खाते हैं दांतों के लिए। फंस जाते अगर माताएं बहनें जो बच्चों को फीड करते हैं, जब बच्चा फीड करते करते बच्चा सो जाए तो फ्लोराइड का पानी आता है, मार्केट में इजीली मिल जाता है, फ्लोराइड वाटर कहते हैं उसको, मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। आप फ्लोराइड का पानी ले लो, कॉटन उसमें थोड़ा सा लगा के बच्चों के मसूड़ों पे कॉटन से फ्लोराइड का पानी लगा दीजिए रात को जब वो सो गए हों फीड करते करते। कभी भी उनको डेंटल कैरीज नहीं होंगी, कैविटीज नहीं होंगी, दांत मसूड़े बिल्कुल मजबूत आएंगे उनके। तो इन चीजों का ध्यान रखिए क्योंकि डेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है हमारे पाचन के। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिटकरी का भी जो होता है ना तो पानी, इस स्लाइड में समराइज किया गया है कि कौन कौन से खाने की चीजें हमें मदद देंगी अपने डेंटल हेल्थ को या ओरल हेल्थ को अच्छा रखने में। खास ध्यान दीजिए कि आप जब फल खाते हैं तो फल में शुगर भी होती है, साथ ही फल में फाइबर होता है। तो अगर हम साबुत फल को चबाकर खाते हैं तो वो हमारे मसूड़ों और दांतों को मजबूत बनाती है, साथ ही फाइबर एक्सेस शुगर को एलिमिनेट करता है। तो हमेशा साबुत फल सब्जियां खाएं बजाय उसका जूस निकालकर पीने से। अगर आपको कुछ गर्म गुनगुना पानी पीना है तो उसमें हल्का सा ग्रीन टी या ब्लैक टी डाल सकते हैं, वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है और मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करता है। कैल्शियम के लिए हमें दूध व दूध से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल बराबर करना चाहिए, जो कि हमारे दांतों को और मसूड़ों को अच्छा कैल्शियम देकर स्ट्रेंथ देगा और हमारे सलाइवा प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा। सलाइवा या थूक जो होता है उसके अंदर बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। खाना जिसमें फ्लोराइड मौजूद होता है, और जैसे हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि फ्लोराइड का पानी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन चीजों से हम अपनी ओरल हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स पे। कुछ चीजें हैं जो हमारे दांतों के लिए खराब हैं, जैसे एरेटेड बेवरेजेस, क्योंकि उसमें शुगर और फॉस्फोरिक एसिड की मात्रा बहुत हाई होती है जो दांत के इनामल को कमजोर बनाती है, तो उसे अवॉइड करें। अगर आप कभी कभार पी भी लेते हैं तो उसके बाद कुल्ला करना या गरारा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल जो होता है वो हमारे दांत को ड्राई करता है, हमारे मुंह को ड्राई करता है, सलाइवा प्रोडक्शन कम करता है। तो अल्कोहल के साथ अगर आप फिर से एरेटेड बेवरेजेस मिक्स करके ले रहे हैं तो वो बहुत ही डेट्रीमेंटल कॉम्बिनेशन हो सकता है। चिपचिपी चीजें, मीठी चीजें अगर आप खा रहे हैं तो उसके बाद ब्रश करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरा सा चिपका हुआ खाना आपके दांतों में बैक्टीरियल ग्रोथ का कारण बन सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉमन प्रॉब्लम जो इंडिया में देखी जाती है जो है इन्फ्लेमेशन की या जॉइंट्स में आर्थराइटिस की। आर्थराइटिस एक वो प्रॉब्लम है जिसमें हमारे जो जोड़ हैं वो इन्फ्लेम, सूज जाते हैं, और दूसरी इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है हड्डियों का कमजोर होना, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि हमारी कंट्री में खासतौर पे महिलाओं में 20-25 साल की एज में जब उनका वेट देखा जाए तो वो 50 के नीचे होती है, एंड फैमिली में आते ही मैरिज होने के बाद बच्चों के बाद उनका सडनली वेट 15 से 20 किलो बढ़ जाता है जो कम नहीं हो पाता। अब आप ये सोचिए 25 सालों से जो जोड़ जिस वजन को मैनेज कर रहे थे, सडनली जब आप उसमें 15 किलो और ऐड कर देते हैं तो वो जोड़ कमजोर पड़ने लगते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप कोशिश करें कि आप अपने बेसलाइन वजन के आसपास आए। आपके शरीर में और डाइट में अच्छा प्रोटीन, विटामिन डी और कैल्शियम होना चाहिए जो बोन्स को अच्छा सपोर्ट देगा। इसके लिए खाने की चीजें हैं जैसे दूध व दूध से बनी हुई चीजें, सोया का दूध, उसका पनीर, नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स जैसे फिश, चिकन और एग्स, और हरी पत्तेदार सब्जियां। फल का सेवन जरूर करें क्योंकि उसमें पाए जाते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि उन कैल्शियम प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। कई प्रकार के ड्राई फ्रूट्स जैसे प्रून्स है, उसमें अच्छी मात्रा में विटामिन के, मैग्नीशियम, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर और पोटेशियम पाया जाता है जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। आयुर्वेदा हमें बहुत सारी स्ट्रॉन्ग साइंस के एविडेंसेस बताता है जो कि हमें डॉक्टर सचिन समझाएंगे। जी थैंक यू डॉक्टर प्रियंका जी। दोस्तों 2025 में एक डेटा कहता है 2025 आते आते वर्ल्ड आर्थराइटिस कैपिटल
संसार में सबसे ज्यादा आर्थराइटिस से ग्रसित पॉपुलेशन जो होगी वो इंडिया में होगी। ये हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है। हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते जा रहे हैं, वेस्टर्न पीपल्स को फॉलो करते जा रहे हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज वाले हमारी चीजों को अपना रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय कल्चर, भारतीय खान पान और भारतीय रहन सहन सबसे अच्छा है एक हेल्दी जीवन प्राप्त करने के लिए। आर्थराइटिस, यहाँ पर गठिया बाय, रोमेटोइड आर्थराइटिस, बाय का रोग, लाइफस्टाइल डिजीज। हमारे पास क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं 30 साल के, 32 साल के, 32, 33, 30 इयर्स के, रिपोर्ट लेके आते हैं साथ में विटामिन डी डेफिशिएंसी नॉर्मल 20 से 100 तक होना चाहिए, उनका आता है 8, 6, 10, 12। कारण एक ही है, जैसे मैंने आपको बताया, रोगों का मूल कारण अजीर्ण, इनडाइजेशन, और इनडाइजेशन से होता है पेट का घेरा बढ़ना, मोटापा, जो कि हम एक्सरसाइज ना करने की, एक्टिव ना रहने से। उससे क्या होगा, हमारे शरीर में 3 ऐसे अंग हैं, ऑर्गन्स, जो विटामिन डी बनाते हैं, लीवर, किडनी एंड ओमेंटल फैट। ओमेंटल फैट मतलब आंतों के ऊपर जो फैट है, जो हेल्दी फैट है, ये बनाते हैं विटामिन डी। जब हम सूरज की जो रोशनी है, जो अल्ट्रावायलेट रेस सवेरे और शाम की जो है, जिसमें हीट रेस कम होती है, जब वो फाइटोप्रोटॉन्स हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है, हमारी त्वचा उसको एब्जॉर्ब करती है, और इन अंगों में वो उसको यूज करके फिर विटामिन डी बनाते हैं। अब क्या है जी, टीवी पे सुन लिया, कहीं पे समझ लिया, देख लिया, पढ़ लिया कि धूप में बैठो विटामिन डी मिल जाएगा। सूरज थोड़ी विटामिन डी देंगे हमको, वहां से तो आपको फाइटोप्रोटॉन्स मिलते हैं। धूप में बैठे बैठे काले हो जाओगे, लेकिन विटामिन डी फिर भी डेफिशिएंट होगा, क्योंकि अंगों के ऊपर फैट जमा हो गया ना, लीवर फैटी हो गया है। 35 साल के जवान लोग आते हैं जिसका लीवर फैटी है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लीवर। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। कारण पूछते हैं तो सर टाइम नहीं मिलता। अरे यार क्या टाइम नहीं मिलता, आप अपने पूरे 24 घंटे में आप अपने शरीर के लिए 45 मिनट नहीं निकाल पाएंगे? ये तो बहाने वाली बात होगी ना, बहानेबाजी। तो लीवर पे फैट जमा होने से उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, उसकी कार्य क्षमता कम। ओमेंटल फैट, आंतों के ऊपर एक्सिस फैट ज्यादा जमा होने से उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, तो इससे विटामिन डी नहीं बन पाता। और कारण उससे क्या होगा, आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएंगे, कट कट की आवाजें, सीढ़ियां चढ़ना उतरने में तकलीफें। आज 35 साल के लोगों को सीढ़ियां चढ़ने में कष्ट होता है, बिकॉज हम फॉलो कर रहे हैं वो लाइफस्टाइल जो हमारी संस्कृति में नहीं है। वी आर मेड टू डू वर्क। हम वो इंसान जो है वो पहले हंटर्स थे, हम लोग हंटर्स थे, जंगलों में रहते थे, जंगलों में शिकार करते थे, मेहनत करते थे, कंदमूल खाते थे। जब से बुद्धि आई है, बुद्धि के साथ में बीमारी आई है। तो कहते हैं प्रज्ञा अपराध, जानते बूझते हुए वो काम करना जो नहीं करना चाहिए। और दूसरा कारण मैंने आपसे कहा था, रोगों का मूल कारण मैं आपको बताता हूँ। क्यों हम इतना स्ट्रेस दे रहे हैं इन 2 दिनों में डायटिटिक्स के ऊपर, नियमों का पालन करने के लिए क्यों इतना स्ट्रेस दे रहे हैं? क्योंकि जो हम खाते पीते हैं, अगर हम उसका सही से पालन ना करें, एसिडिक फूड ज्यादा खाएंगे, पैकेज्ड, रिफाइंड, प्रोसेस्ड, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक ज्यादा खाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे आंतों में जब वो पचने जाएगा तो वो एसिडिक स्लज बनता है, मतलब एसिडिक कीचड़, वो एसिडिक स्लज हमारे आंतों के अंदर का जो बनावट है उसको कहते हैं एंडोस्केलेटन ऑफ इंटेस्टाइन्स। इसमें की म्यूकस होता है, लेयर्स होती है, सिलीस, माइक्रोसिलीस, विलीस, माइक्रोविलीस, जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, उनको खत्म कर देता है एसिडिक स्लज, उसको खत्म कर देता है। तो उससे 2 नुकसान होते हैं। पहला, जो आपने न्यूट्रिशियस फूड खाया भी है
तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि एब्जॉर्ब करने वाली कैपेसिटी खत्म हो गई, खाया पिया शरीर में लगेगा नहीं। दूसरा, जो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, जो शरीर के अंदर नहीं आना चाहिए, टॉक्सिन्स, बैक्टीरियाज, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो शरीर में जाएंगे और वहां से आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर होगा। वो इम्यून सिस्टम पहचानेगा कि कुछ ऐसी चीज आ गई है शरीर में जो नहीं आनी चाहिए, वो इम्यूनिटी इसको खत्म करने जाएगी और वहां पर वो आपके हेल्दी टिश्यूज को भी खत्म करती है। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो अब समझ में आया दोस्तों कि क्यों भोजन के नियमों का पालन करना है, क्यों हमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, इनकी एक निश्चित मात्रा का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे हम रोगों से बच सकते हैं। अगर रोमेटिज्म हो गया है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक वो बीमारी है जो कि जोड़ों को जो टेंडेंस और लिगामेंट्स उनको बांध के रखते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आती है, अंगुलियां टेढ़ी हो जाती हैं, हाथ छोटे छोटे जोड़ों में बहुत दर्द होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। मैं यहाँ पे कोई इलाज, कोई दवा आपको नहीं बताऊंगा कि ये वेरी स्पेसिफिक होता है, डॉक्टर से सलाह करके ही लें, आयुर्वेदिक वैद्य से, डॉक्टर से आप सलाह करके ही लें। यहाँ पर मैं आपको जनरल पॉइंट्स बता दूंगा। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कहता है लंघनम स्वेदनम कटु तिक्त दीपनानि। लंघनम, आंतों को रिपेयरिंग की जरूरत है, उसके लिए लंघन करो। लंघन इज थोड़ा सा हल्का भोजन, फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूरी है। आंतों को टाइम चाहिए, रेस्ट चाहिए, रिपेयरिंग चाहिए, वो उनको करना जरूरी है। ये तो संस्कृति हमारी है। हर धर्म में, हर रिलीजन में फास्टिंग बताई गई है। कुछ लॉजिक होगा ना, तभी बताया गया है, इलॉजिकल नहीं है, साइंटिफिक रीजंस हैं, तो उसको फॉलो करना है। दूसरा, हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन, ताकि आंतें रिपेयर हो। तीसरा, बॉस्विया शेरेटा, मतलब ये आपका आता है शल्लक की, शलाई गुग्गुल कहते हैं, बहुत ही अच्छी औषधि है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जोड़ों के दर्द में अच्छा काम करता है। विटामिन डी का सप्लीमेंट जरूर लेने हैं अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है। हालांकि विटामिन डी हमें बॉडी को सिंथेसाइज करना होता है, तो वजन को कंट्रोल करो, बीएमआई कंट्रोल करो, पेट का घेरा नहीं बढ़ना चाहिए। 80 सेंटीमीटर मेल्स में, 70 सेंटीमीटर फीमेल्स में पेट का घेरा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो अपने आप ही विटामिन डी बनना शुरू होगा। कैल्शियम रिच फूड आपको खाना चाहिए। तिल का तेल गर्म करके मालिश कर लो, सिकाई करो, ये जरूरी है। तो कुछ योगा जैसे अग्निसार प्राणायाम हो गया, अग्निसार प्राणायाम से अग्नि बढ़ती है शरीर में, तो आम का पाचन करती है। तो इस तरह की चीजों का अगर हम पालन करते हैं दोस्तों, तो हम आर्थराइटिस से बच सकते हैं। और आर्थराइटिस अगर हो गया है तो आर्थराइटिस में जो कष्ट है, उस कष्टों से हम बच सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी मूल चीज है, वो अंडरस्टैंड करने वाली है कि नियमों का पालन, 3+3, आहार, प्रॉपर डाइट विद डाइटरी रेजिमेंट्स, नियमों के साथ, निद्रा, स्लीप प्रॉपर हो, व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर मूवमेंट्स, इसके साथ अपनी प्रकृति को पहचानो, विकृति को पहचानो, अग्नि को पहचानो और आहार की क्वालिटीज को पहचानो। उसके साथ हम भोजन, उन नियमों को पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें ये बीमारियां नहीं होंगी। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पर हमने इसी चीज का जिस्ट आपको बताया है कि किस तरह से आप अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हुए अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं और इन्फ्लेमेशन कम कर सकते हैं, तो आर्थराइटिस को आप मैनेज कर सकते हैं। अब हम क्विकली समराइज करेंगे कि हमने किन किन चीजों को समझा है और इंटीग्रेटेड डाइटेटिक्स ने दोनों ही साइंसेस को क्या जिस्ट लेकर हमें मैसेज दिया है। पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अपने वेट को कंट्रोल में रखना है। उसका हमने मापदंड देखा है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स हमें ये आइडिया देता है कि हमारा वजन कितना ज्यादा है। WHO के हिसाब से हमारी रीडिंग 25 के नीचे नीचे रहनी चाहिए और इंडियन गाइडलाइंस के हिसाब से क्योंकि इतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं, तो स्टडीज ने शो किया है कि 23 के बीएमआई के बाद हमें उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। पेट का घेरा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंडीशन में हमें अपने पेट के घेरे को नहीं बढ़ने देना है।
जैसा कि हमें डॉक्टर सचिन ने भी बताया कि कितना मेजरमेंट होना चाहिए, तो एक महिला के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 35 इंच और आदमी के लिए 40 इंच से ज्यादा पेट का घेरा नहीं होना चाहिए। जितना आप उसे कंट्रोल में रख सकते हैं थ्रू डाइट एक्सरसाइज, उतनी आपकी रिस्क नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए कम हो जाएगी। ये आएगा चुस्त क्वेश्चन। रहिए, समय निकालकर एक्सरसाइज जरूर करिए, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज आपके एक्सेस फैट को बर्न करती है। कुछ भी जो आपको पसंद है, चाहे साइकिलिंग है, जॉगिंग है, जिमिंग है, डांस है, कुछ भी जो योगा है, सूर्य नमस्कार है, प्राणायाम है, जो भी आपको पसंद है उसे आधा पौन घंटा निकालकर रोज नियम से जरूर करें, जिससे आपके शरीर को उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। नींद एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि अब काफी हद तक इम्पैक्ट हुई है, क्योंकि लोग पैंडेमिक में घर से काम कर रहे थे, तो लेट सोना, मूवीज देखना, रात की नींद को कॉम्प्रोमाइज करके आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, वो आपको बहुत दुगना भारी पड़ेगा। तो हमारा बायोलॉजिकल साइकिल या स्लीप टाइम होता है 10 बजे से 6 बजे, उसको हम आधा 1 घंटा इधर उधर करें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रात को 2 बजे सो रहे हैं और अगले दिन 9 या 10 बजे उठ रहे हैं। वो हमारे हार्मोन्स को टोटली इम्बैलेंस कर देती है। आयुर्वेदा भी हमें यही चीजें बताता है, तो हम डॉक्टर सचिन से इसका पूरा जिस्ट समझते हैं, और इसके साथ हमारा टेक्निकल लर्निंग यहाँ का खत्म हो जाएगा। सो ओवर टू डॉक्टर सचिन। जी, थैंक यू डॉक्टर प्रियंका जी। दोस्तों, इसको समराइज करते हैं। समराइजेशन में वही चीज है 3+3। आहार, डाइट के जितने भी नियम हैं उनका पालन करना आवश्यक है। निद्रा, स्लीप अति आवश्यक है, न ज्यादा न कम, बैलेंस स्लीप। एंड व्यायाम बहुत जरूरी है, इनका बैलेंस होना जरूरी है। ये 3 पिलर्स है जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ में है विकृति, प्रकृति एंड अग्नि। इनको समझ के फिर जो फूड के आइटम्स हैं उनकी क्वालिटीज को समझ के अगर हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में एसिडिक स्लज नहीं बनता और रोगों का मूल कारण अजीर्ण, इंडाइजेशन नहीं होगा और रोग नहीं होंगे। यही तो हमारा उद्देश्य है ना, कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो इन नियमों का पालन करेंगे तो अपने आप ही हम स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों, ये हम पहले ही समझ चुके हैं कि डायबिटीज में ये रिपीटेशन आ रही है स्लाइड्स का, कि हम क्या क्या हमें किस तरह के फूड आहार का सेवन करना चाहिए। सिंपल सी बेसलाइन है, कड़वा खाओ, मीठा बोलो। ये डायबिटीज का इलाज है। डायबिटीज का क्या इलाज है? कड़वा खाओ, मीठा बोलो। नीम, करेला, जामुन, दालचीनी, गिलोय, भूमि आंवला, विजय सार, गुड़मार, सौंठ, काली मिर्च, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, इस तरह की चीजों का सेवन करना है और मीठा बोलना है। साथ में व्यायाम अति आवश्यक। इनका हम सेवन करते हैं, इससे हमें डायबिटीज कंट्रोल करने में काफी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रोमेटॉइड आर्थराइटिस के विषय में अभी अभी हमने समझा है, वी कैन स्किप दिस स्लाइड। कार्डियक डिसऑर्डर्स, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, सीवीडी, कार्डियक डिसऑर्डर्स, हार्ट डिसऑर्डर्स, हार्ट की बीमारियां, हृदय की बीमारियां। हार्ट की बीमारियां कुछ एकाध बीमारी को छोड़ के ज्यादातर बीमारियां हार्ट की ओबेसिटी से सीधी सीधी जुड़ी हुई है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, यंग जनरेशन में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। सरप्राइजिंगली प्रैक्टिस शुरू की थी तो उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था। जो हमने किताबों में पढ़ा है और जो प्रैक्टिकली जो संसार में हो रहा है, काफी डिफरेंस है उसमें। किताबों में पढ़ा गया था कि कोलेस्ट्रॉल और ये चीजें हार्ट की प्रॉब्लम्स है 50-60 की उम्र के बाद में होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली 20, 25, 30 साल की उम्र में होनी शुरू हो गई है। कारण इनएक्टिविटी, सीडेंटरी लाइफ, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न लाइफस्टाइल। हार्ट की वेसल्स के अंदर धमनियों में धचके जम जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के, बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल।
ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि हार्ट में खून का दौरा को रोक देती है और स्ट्रोक हो जाता है, मतलब कार्डियक अरेस्ट यंग जनरेशन में हो रहा है। तो उसको ना होने के लिए क्या जरूरी है? वही चीज है 3+3, एक्टिव रहिए, ऐसी चीजों का सेवन करो जिससे कि आपका मोटापा कम हो और कोलेस्ट्रॉल पे कंट्रोल आए। लहसुन हो गया, लहसुन, मूंग की दाल और ये बारले, जौ, षष्टिकशाली, साठी का चावल, इनका सेवन करो। अदरक, सूखी अदरक, बटर मिल्क, छाछ एक ऐसी चीज है दोस्तों जो मोटापे को भी कंट्रोल करता है और जो ब्लड वेसल्स के अंदर अगर कुछ जमा हुआ है उसको क्लीन करता है। पिपली, पिपली एक ऐसी द्रव्य है जिसको हम कहते हैं पाइपर लॉन्गम, काली मिर्च की बड़ी बहन पिपली। इट्स वेरी गुड फॉर मैनेजिंग द ओबेसिटी, लीवर डिसऑर्डर्स, फैटी लीवर एंड कार्डियक डिसऑर्डर्स, लिपिड प्रोफाइल को मैनेज कंट्रोल करती है। तो इन चीजों को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक और बहुत कॉमन चीज अभी आजकल देखने में आ रही है वो एसिड पेप्टिक डिजीज, छाती में जलन, पेट में जलन, खट्टा पानी, खट्टी डकार, वो गर्ड की प्रॉब्लम, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ऊपर की तरफ खाना आता है। एसिड पेप्टिक डिजीजेस में आपका आ गया अल्सर्स, पेप्टिक अल्सर्स, गैस्ट्रिक अल्सर्स, ये सब पित्त वाली बीमारियां हैं। गर्मी, पित्त। और पित्त कैसे आता है? जब हम रेडी टू ईट प्रोसेस्ड फूड का सेवन करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा सॉसेसेस होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, उसमें सॉल्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। फिर हम चाय पी रहे हैं बार बार, दिन में ऑफिस में काम कर रहे हैं, बहाना चाहिए कि भाई नींद नहीं आनी चाहिए, माइंड एक्टिव रहेगा तो चाय पी लेते हैं। ये गलत धारणा है। चाय पीने से थोड़ी माइंड एक्टिव होगा। माइंड एक्टिव होता है आपके एक्टिव होने से, एक्सरसाइज करने से माइंड एक्टिव होगा। जैसे डॉक्टर प्रियंका जी ने वो पिक्चर, बड़ी अच्छी पिक्चर दिखाई थी। ये एक तरफ इंसान बना हुआ है जो कि सब्जियां वगैरह खा रहा है, तो उसका माइंड भी सब्जियों वाला बिल्कुल एक्टिव है, सात्विक भोजन। और एक तरफ दिखाया था कि बहुत ज्यादा तला भुना और इस तरह की चीजें खा रहे हैं, तो उससे क्या कि आपका डाइट, आपका दिमाग भी स्लगिश हो गया, फॉगी माइंड, तामसिक भोजन, उससे भी आपकी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो आपको इन चीजों को अवॉइड करना। ठंडी तासीर, पित्त के ऑपोजिट क्वालिटी, ठंडी तासीर वाली चीजें, छाछ, पुदीना का पानी, धनिया का पानी, मट्ठा, ये मूंग मसूर की दाल की खिचड़ी, दलिया, अनार, तरबूज, खरबूज, पपीता, केला, इन चीजों का सेवन करो। हल्का भोजन करो, सुपाच्य भोजन करो। जिसको गर्ड की प्रॉब्लम है उनको हम कहते हैं बार बार कम मात्रा में खाओ, लेकिन बार बार खा लो। ज्यादा पेट भर के एक बार में खाओगे वापस ऊपर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो दोस्तों आयुर्वेद का ये सार है कि हमें 6 रसों का सेवन करना चाहिए, आहार के नियमों का पालन करना चाहिए, बहुत ज्यादा अति सर्वदा वर्जित, बेसलाइन याद रखिए, अति, किसी भी चीज की एक्सेस नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलोगे यार सर आपने तो, मैडम आपने तो 2 दिन में हमें सब बता दिया कि कुछ मत खाओ। ऐसा नहीं है दोस्तों। हमने कहा ना आपसे, इंसान का जन्म लिया है, आप कभी कभार आनंद लेना चाहते हो, फैमिली के साथ आउटिंग करना चाहते हो, जाइए, एंजॉय करिए, खाइए, लेकिन उसको पचाना है। जब अगर आपने एक दिन फीस्टिंग कर लिया, अच्छे से भोजन कर लिया, खूब मजे किए, तो अगले 3-4 दिन हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन, आंतों को रिपेयरिंग का टाइम दे दीजिए, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट होने के लिए टाइम दे दीजिए। बीमारियां नहीं है। दीर्घायु प्राप्त करनी है, लंबा जीवन, उसके साथ साथ बहुत जरूरी है स्वस्थ जीवन। तो स्वस्थ जीवन और लंबा जीवन प्राप्त कर सकते हैं अगर हम डायटेटिक्स, इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स को फॉलो करें। तो यही था दोस्तों इन 2 दिन का सार। एंड आशा करते हैं कि आप, हम ये समझाने में कामयाब हुए हैं कि हमें ये क्यों फॉलो करना है। तो ओवर टू पापया, यू कैन टेक ओवर फ्रॉम हियर। Sure, sir. Thank you, Dr. Sachin. Thank you, Dr. Priyanka. कुछ क्वेश्चंस आए हैं सर, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग। एंड क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद आज हम यही